ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से 1920 आते आते तक सन 1920 आते आते तक गांधी जी का एक मास लीडर के रूप में उभरना और कह सकते हैं ना कि कांग्रेस पे अपनी जड़ें जमाना, कांग्रेस में उनका एक कह सकते हैं एक प्रकार से एक आत्माधिकार करना कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस का संचालन या फिर आज़ादी के नेतृत्व अपने हाथों में लेना, उसकी बागडोर अपने हाथों में लेना, गांधी जी मुख्य कह सकते हैं कि एक चेहरे के रूप में उभरते हैं। और खिलाफत आंदोलन में किस प्रकार से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की एक कह सकते हैं कि बात रखी जाती है, प्रोग्राम रखी जाती है, किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की बात रखी जाती है। तो जैसे जैसे खिलाफत आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक उसी प्रकार खिलाफत आंदोलन के सक्सेस के लिए और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए ऐसा माना जा रहा था कि जब तक कांग्रेस का उसमें समर्थन ना मिले तब तक एक मास मूवमेंट कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी था कि कांग्रेस में भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया जाए या कांग्रेस के द्वारा भी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए समानांतर में, पैरेलल में, तभी जाकर जो है पूरी की पूरी तरीके से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें नॉन कॉरपोरेशन, देखिए खिलाफत इशू क्या था उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में। इस मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन हिंदी में इसे कहते हैं, इसके क्या क्या कारण थे, फिर किस प्रकार से गांधी जी ने तमाम जो लोग है कि इस चीज़ के जो भी लोग थे, जो भी ओल्ड कांग्रेसी थे, इसके अगेंस्ट में थे, किस प्रकार से उन्हें प्रेरित किया, परसुएड किए और फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है और फिर अंत में यह चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद किस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा विड्रॉ किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पार्ट 1, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 भी। 3 पार्ट में हम लोग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को डिवाइड किए। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के संग्राम के इतिहास के पन्नों में आइए हम आगे पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। देखिए गांधी जी, हम लोग ने जैसे खिलाफत इशू में पढ़ा था कि गांधी जी के लिए यह इजी टास्क नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करें, कांग्रेस को भी इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में सम्मिलित करें। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड हार्ड नॉट टू क्रैक। सो नॉट एन ईजी टास्क, गांधी जी के लिए ईजी टास्क नहीं था। स्वाभाविक सी बात है कि पूरे के पूरे एक इतनी बड़ी संस्था जो उस वक्त कांग्रेस एक मूवमेंट के रूप में काम कर रही थी, आज की कांग्रेस नहीं। ठीक है, आज की कांग्रेस एक पार्टी है एंड कह सकते हैं आज़ादी के पहले कांग्रेस एक मूवमेंट थी, एक आंदोलन थी। तो कांग्रेस के आंदोलन को भी कह सकते हैं कि उसके पैरेलल में, खिलाफत इशूज के पैरेलल में, समानांतर में भी इसे खड़ा किया जाए ताकि यह भी गवर्नमेंट से असहयोग की भावना इसमें भी जगे और फिर अंग्रेजों के खिलाफ सब एकजुट होकर संघर्ष करें। ठीक है, टू गेट इंटायर कांग्रेस टू अप्रूव हिज प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन, और इस पॉलिटिकल एक्शन के लिए जो है कांग्रेस का अप्रूवल होना, कांग्रेस कमेटी की, कांग्रेस जो भी असेंबली वगैरह जो भी मीटिंग वगैरह होती थी उसकी अप्रूवल की आवश्यकता थी। तो ही मेड ए कंसर्टेड बिट टू कन्विंस तिलक। उस वक्त तिलक थे, CR दास थे और जितने भी लीडर्स थे, तो इन तमाम लीडर्स के जो पुराने पुराने लीडर्स थे उन्हें कन्विंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, कंसर्टेड विथ टू कन्विंस तिलक, बहुत ही जोर लगाकर कन्विंस करने की तिलक जी को, लोकमान्य तिलक को प्रयास करते हैं। ठीक है, एंड वर्च्यूज ऑफ द सत्याग्रह, सत्याग्रह के गुणों के बारे में, सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस है, इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों में बताते हैं। जितने भी कांग्रेस के पर्सन्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनमें इन तमाम चीज़ों का चर्चा करते हैं और इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है जी, और आगे वो कहते हैं कि एक्सपीडियंसी ऑफ एन अलायंस विद द मुस्लिम कम्युनिटी ओवर खिलाफत, और कहते हैं खिलाफत एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे रहा है, एक ऐसा बर्निंग इशूज है जिसके माध्यम से हम हिंदू और मुस्लिम यूनिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अलायंस कर सकते हैं।
तो तिलक वाज स्पेक्टिकल ऑफ सत्याग्रह एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। बट तिलक जो थे, लोकमान्य तिलक थे, उन्हें सत्याग्रह के मेथड एज अ पॉलिटिकल वेपन्स के तौर पर यूज करना, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि संदेहास्पद लग रहा था। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग एन अलायंस विद द मुस्लिम लीडर ओवर रिलीजियस इशूज। देखिए, अगर राष्ट्र की आज़ादी की बात होती तो एक अलग बात थी, लेकिन खिलाफत इशूज़ के बारे में हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि खलीफा को और खलीफा के सुप्रीमेसी को टर्की में इस्टेब्लिश करने के लिए भारत के मुसलमान अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है चाह रहे थे, या फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाह रहे थे। तो तिलक जी का कहना था कि एक धार्मिक मुद्दा है और आप किसी भी धार्मिक मुद्दे के लिए अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और भी कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम इसी यूनिटी इस्टेब्लिश हो पाएगी, कहाँ तक हो पाएगी, ये मुझे तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, ऐसा तिलक जी का मानना था। और यह एक पूरी की पूरी तरह से यह एक धार्मिक मुद्दा था। ठीक है जी, खलीफा से और उनके जो है स्पिरिचुअल लीडर्स जो थे टर्की के, उससे संबंधित था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार से अंग्रेजों से पराजय झेलने के बाद जो टर्की था वह जर्मनी का अलायंस था, किस प्रकार से उसे स्टेबलाइज या डिथ्रोन कर दिया जाता है उनके खलीफा को और उनके सुल्तान को। तो वो इशूज के कारण, एक रिलीजियस इशूज के कारण, ये धार्मिक बात होने के कारण तिलक जो है इसमें संदेह करते हैं। आगे है तिलक, हॉस्टाइल और न्यूट्रल। तिलक जो है एक हॉस्टाइल होते हैं इस चीज के बारे में, या फिर निष्पक्ष होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कुछ नहीं बोलते। बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ऑन द 1 अगस्त 1920। लेकिन तिलक जी का कह सकते हैं कि ये देहांत हो जाता है, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं 1920 में, 1920 में। लेकिन जो अदर लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय हो गया, CR दास हो गए, जो कि इस गांधी जी के जो है ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द इशूज ऑफ खिलाफत, और जो मतलब उनका एक राय था कि कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, वह इसके अपोज करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, वो जो काउंसिल जो होता है, ठीक है। और गांधी जी की इच्छा थी कि गांधी आइडिया ऑफ बाइकॉटिंग काउंसिल इलेक्शन, और जो काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था उसमें गांधी जी का ऐसा परामर्श था कि काउंसिल इलेक्शन का बाइकॉट कर देना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर लेकर लाला लाजपत राय या CR दास इसके विरोध में और गांधी जी के विरोध में खड़े हुए कि नहीं, हमें काउंसिल का इलेक्शन को बाइकॉट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि almost the entire old guard of the Congress opposed the Gandhi's resolution of non-corporation। तमाम जितने भी पुराने कांग्रेस के लोग थे, उन तमाम लोगों ने गांधी के जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का, इसके विपरीत में खड़े थे, इसके विरोध में खड़े थे। ठीक है, जितने भी ओल्ड कांग्रेसी लोग थे। आगे है कि the program of non-corporation and boycott was then placed before the Provincial Congress Committee (PCC) for their opinions। जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, जैसे सबसे पहले आगे हम लोग बात करेंगे बम्बई हो गया या फिर मद्रास हो गया, चेन्नई तो वही हो गया, कोलकाता हो गया, तो जितने भी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी उनमें जो है इन तमाम मुद्दों को रखा गया। नॉन कॉर्पोरेशन और बाइकॉट की जो कह सकते हैं ना कि फिलॉसफी थी और प्रोग्राम जो लॉन्च करने के बारे में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, उसके बारे में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में इस प्रस्ताव को रखा गया, इस पर चर्चा किया गया और इस पर विचार और सुझाव मांगे गए। द PCC ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, आज का जो यूपी तब का यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, प्रोलॉन्ग डिबेट अप्रूव्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो PCC के डिबेट में जो है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के डिबेट में इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को समर्थन कर दिया गया। चलो हम इसे असहयोग आंदोलन की बातों को मान लेते हैं। ठीक है जी, ग्रेजुअली हम लोग बाइकआउट करें गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेजेस को, धीरे धीरे ऑफिसेस को, ब्रिटिश गुड्स को, ठीक है जी, बट नॉट बाइकआउट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसका हम बाइकआउट अभी वर्तमान में नहीं करते हैं। आगे है ए स्पेशल सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज हेल्ड एट द कलकत्ता इन सितंबर 1920। तो 1920 सन 1920 में कलकत्ता के कहते हैं ना, कलकत्ता में जो है आज की कोलकाता, उस वक्त कोलकाता हुआ करती थी, वहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो कह सकते हैं एक सेशन रखा गया। ठीक है, सितंबर के महीने में, जिसमें कि लाला लाजपत राय जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है जी, अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू गांधीज प्रोग्राम वाज एक्सपेक्टेड एट दिस सेशन। एक ही कह सकते हैं कि ऐसी आशा
करी जा रही थी, ऐसी आशा रखी जा रही थी कि इस कलकत्ता सेशन में, इस कलकत्ता की अधिवेशन में बहुत ही स्ट्रांग जो है एक प्रखर रूप से गांधी जी का विरोध किया जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और जितने भी ओल्ड कांग्रेसी थे। लेकिन हुआ इसके उलट, हुआ इसके एकदम उलट। जैसी आकांक्षाएं और इच्छा थी कि बहुत ही विरोध होगा, लेकिन हुआ इसके जाकर विपरीत। और हुआ ये कि गांधी मैनेज टू गेट हिज प्रपोजल एक्सेप्टेड एट द ओपन सेशन ऑफ द कांग्रेस बाय द मेजोरिटी ऑफ 1000 वोट्स। गांधी जी जो है ये मैनेज कर लेते हैं कि आखिर उनकी जो ओपन सेशन एक हुआ था, मतलब खुले में इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ था, जिसमें कि मेजोरिटी जो है वो वोट 1000 वोट उसमें हासिल कर लेते हैं, और उनकी जो प्रपोजल थी नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन की, वह पास हो जाता है। तो गांधी सक्सेस के मेनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स एंड द मुस्लिम्स। जो भी वहाँ वर्तमान उस समय के मतलब 1920 में जितने भी मुस्लिम्स थे और जो बिजनेस ग्रुप्स के लोग थे, क्योंकि बिजनेस ग्रुप्स के लोगों को जो है इस असहयोग आंदोलन से बहुत ही बेनिफिट होने वाला था, बहुत ही फायदा होने वाला था। तो गांधी सक्सेस कम मेनली बिकॉज, गांधी जी की सफलता जो है वह उस बिजनेस ग्रुप के और उस मुस्लिम्स कम्युनिटी के सपोर्ट के कारण, समर्थन के कारण हासिल हुआ। एंड द कलकत्ता कांग्रेस अप्रूव्ड अ प्रोग्राम ऑफ, तो कलकत्ता अधिवेशन में कुछ जो प्रोग्राम अप्रूव किया गया, पारित किया गया, वह है सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। जो अंग्रेजों के द्वारा टाइटल्स, उपाधियां वगैरह जो दिया जाता था, उसे अब हमें सरेंडर करना है, मतलब उसे अंग्रेजों को वापस दे देना है, जिसमें कि यह साबित होगा कि हम तमाम लोग जो हैं आपके विपरीत हैं या आपके विरोध में खड़े हैं। आगे है बाइकॉट ऑफ द स्कूल कोर्ट्स एंड द फॉरेन कोर्ट्स एंड द काउंसिल्स। जो है हमें स्कूल्स वगैरह का बाइकआउट करना है, विद्यालय का, कोर्ट का, न्यायालय का, फॉरेन गुड्स का, तमाम चीज़ों का जो है हमें बहिष्कार करना है, और काउंसिल का भी। आगे है इनकरेजमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल। इसके साथ साथ जो हमें नेशनल और राष्ट्रीय स्कूल्स और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करनी है, ठीक है जी। और आर्बिट्रेशन कोर्ट, ठीक है जी, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जहाँ मध्यस्थता होता है, जैसे दो व्यक्ति लड़ रहा है, ऊपर बीच में कोई बैठकर, जो गांव में होता है ना कि दो व्यक्ति अगर लड़ रहा हो तो बीच में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बैठ के मध्यस्थता करा देते हैं, मतलब दोनों में सलाह करा देते हैं, सुलह करा देना। तो वही आर्बिट्रेशन कोर्ट की स्थापना की गई और खादी का प्रचार प्रसार करने की बात रखी गई। तो ये प्रोग्राम्स जो है कलकत्ता कांग्रेस की अधिवेशन में जो है पारित किया गया। तो गांधीज प्लान फॉर नॉन कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट टिल द पंजाब एंड द खिलाफत रॉन्ग्स वर रिमूव्ड एंड स्वराज एस्टैब्लिश्ड। तो गांधी के असहयोग आंदोलन जो था वो तब तक चलने की बात कही गई थी, जब तक कि पंजाब और खिलाफत रॉन्ग्स, जो पंजाब में जो घटनाएं घटी थी उस वक्त, वो हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, और वे रिमूव्ड, ठीक है जी, जब तक वो खत्म नहीं कर दिया जाता, और जो खिलाफत का जो इशूज था वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक स्वराज एस्टैब्लिश्ड नहीं हो जाता, तब तक जो है हम जो है इस संघर्ष को और इस असहयोग आंदोलन को जारी रखेंगे। ऐसा गांधी जी की कह सकते हैं ना कि प्लान था, योजना था, लक्ष्य था, उद्देश्य था। Although Gandhi said that it was parliamentary Swaraj in accordance with the wishes of the people of India, और गांधी जी की ऐसी आकांक्षा थी, इच्छा थी कि एक पार्लियामेंट्री संसदीय स्वराज हो, जिसमें कि जो है जो आम लोग होते हैं, जो आम जनमानस होते हैं, उनके विशेष, उनकी आकांक्षाएं और इच्छाओं के अनुरूप जो है पीपल्स के आकांक्षाएं, जो जनता होती है, जो जनमानस होती है, उसकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जो है सरकार चले और सरकार का कह सकते हैं कार्यक्रम जो है आगे बढ़े। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि द वेज स्वराज विथ नो क्लियर आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। ऑफ कोर्स ये इनिशियल स्टेज था स्वराज का, जिसमें कि उतना अधिक जो है बढ़ चढ़कर पूरे स्पेसिफिक और टारगेटेड गोल नहीं रखा गया था। बस ऐसा कहा गया था कि हमें स्वराज चाहिए, स्वयं का शासन चाहिए, स्वयं का राज चाहिए, ठीक है जी। इन 1920 काउंसिल इलेक्शंस वेर हेल्ड। 1920 में काउंसिल का इलेक्शन होता है। ऑल द कांग्रेस कैंडिडेट्स बायकॉटेड द इलेक्शन। जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे उन्होंने 1920 का 1920 का जब काउंसिल का इलेक्शन हुआ उसमें सभी ने कह सकते हैं कि बाइकॉट किया, इसका बहिष्कार किया। तो गांधीज कॉल फॉर बाइकॉटिंग इलेक्शन गॉट मैसिव रिस्पॉन्स। और गांधी जी का जो बाइकॉट का इलेक्शन था कि हमें इलेक्शन का बहिष्कार करना है, वो एक मैसिव रिस्पॉन्स, मतलब इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना कह सकते हैं कि सहभागिता दिखाया। किसमें दिखाया कि इस इलेक्शन के कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसमें कॉन्टेस्ट नहीं करना, और इसके साथ साथ इसमें वोट भी नहीं डालना। तो नंबर ऑफ द वोट परसेंटेज जो है वो बहुत ही मिनिमम रहा, बहुत ही लो रहा, ठीक है जी, बोथ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स। तो गांधी जी की जो आह्वान था कि हमें इस
कह सकते हैं ना इलेक्शन का बाइकआउट करना है वो सक्सेसफुल रहा। लोगों ने इसमें जो है ना ही बहुत बढ़ चढ़कर मात्रा में खड़े हुए, ना ही इलेक्शन लड़ा और ना ही बढ़ चढ़कर मात्रा में इसमें वोट देने गए। तो इस मायने में कह सकते हैं कि दिस वॉज एन अलार्मिंग साइन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यह ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। आगे है 26 दिसंबर 1920, दिसंबर आते आते 1920 तक नागपुर में एक सेशन होता है, ठीक है। साउ द ड्रामेटिक चेंज ऑफ द सी.आर. दास ऑफ बंगाल फ्रॉम अ क्रिटिक्स ऑफ गांधी प्रोग्राम टू द मूवर ऑफ अ नो कॉर्पोरेशन रिसोल्यूशन एट नागपुर। देखिए नागपुर में जो थे, जब पहले ही बताया कि लाला लाजपत राय हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, या सी.आर. दास की बात कही जा रही है, तो जो सी.आर. दास कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के विरोध में खड़े थे, ठीक है, वही सी.आर. दास आज नागपुर के अधिवेशन में जो है गांधी जी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए, और वह नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वो खुद जो है रखते हैं, खुद पारित करवाने की बात करते हैं। तो ये एक मोटिव चेंज हुआ। वो मोटिव चेंज तब हुआ जब गांधी जी एज ए मास लीडर के रूप में और मास और जनमानस लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें असहयोग आंदोलन को चलाना है और असहयोग आंदोलन के जरिए हम अंग्रेजों को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे, या फिर हम अपनी जो है जो भी इशूज हैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, और अंग्रेजों को जो है वह बताएंगे कि देखिए अब हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, अब हमें स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अब हम असहयोग आंदोलन के माध्यम से आपकी जड़ें हिला देंगे। तो रेजिग्नेशन फ्रॉम द काउंसिल्स, रिनंसिएशन ऑफ द लीगल प्रैक्टिस, जितने भी काउंसिल्स के लोग थे सबने रिजाइन कर दिया, ठीक है। लीगल प्रैक्टिस, जो भी अधिवक्ता थे, जो भी वकील थे, जो भी लॉयर्स थे, जो भी एडवोकेट थे, सब के सब ने रिजाइन दे दिया, सब ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नए नए जो है शैक्षणिक संस्थानें खोले गए, मतलब राष्ट्रवादियों के द्वारा नए नए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इकोनॉमिक बाइकआउट किया गया, मतलब आर्थिक बहिष्कार किया। लोग अब जो मैनचेस्टर की साड़ी वगैरह आया करता था, या फिर अंग्रेज के ज़माना में जो इम्पोर्टेड गुड्स थे जो कि भारत में बेचा जाता था, जो कि मेड इन ब्रिटेन था, उन तमाम चीज़ों का जो है बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लोग उसकी होलिका जलाने लगे, और जो ब्रिटिश उत्पादन था उसका जो है लोग अब पहनावा उड़ावा नहीं करते थे, उसका लोग जो है बहिष्कार करके उसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से तितांजलि दे देना, अब जाइए हम ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स का उपयोग ही नहीं करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से आर्थिक युद्ध कर सकते हैं, आर्थिक लड़ाई कह सकते हैं, इकोनॉमिक बाइकआउट भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी नेशनल सर्विस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है जी। रेजिंग ऑफ अ नेशनल फंड, और एक राष्ट्रीय नेशनल फंड की भी कह सकते हैं कि स्थापना की गई, इसके लिए पैसे वगैरह इकट्ठे किए गए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वेयर सजेस्टेड प्रोग्राम, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वेयर जो ऑल्सो जो है दो धर्मों के बीच में आज भी कितना ही विवाद है, तो उस वक्त उस परिस्थिति में दोनों धर्मों के बीच में जो है एक कह सकते हैं कि एकता कायम रखने के लिए बात कही गई, और किस प्रकार से एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करना है, इस तमाम चीज़ों पर जो है प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। तो गांधी इज विथ नॉवेल वेपन्स ऑफ द सत्याग्रह, गांधी का जो नॉवेल वेपन्स था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, वह इमर्ज एज अ मास लीडर इन द कांग्रेस पार्टी, और यही जो कह सकते हैं ना कि उनके वेपन्स जो है आगे चलकर इन्हें एक मास लीडर के रूप में, एक आम जनमानस में पॉपुलर होने वाला जननायक कह सकते हैं कि जनता का नायक, या फिर मास लीडर कहने का मतलब जो आम लोगों का और पूरे मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर जो है जिनका प्रभुत्व या फिर जिनका प्रभाव लोगों में हो, एक पूरे के पूरे भारत में जिनका लोग कह सकते हैं कि बातों को मानता हो, और जिनकी एक आह्वान पे जो है समस्त लोग जो है उठ खड़े हुए, तो वही कह सकते हैं कि एक मास लीडर के रूप में यह उभरते हैं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी में इनका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होता है। द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हैड टू मेन एक्सपेक्ट्स। इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम है इसके दो एक्सपेक्ट्स हैं, पहला है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब निर्माण का, सृजन का, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विध्वंसक, मतलब विनाश का। तो कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिन्हों बनाया गया है भारतीयों के द्वारा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो है हम विनाश करें, मतलब अंग्रेजों की जितनी भी सामानें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट गुड्स हैं, उसको कैसे हम तोड़े फोड़े या फिर उसको जलाएं, या फिर उसका मतलब कह सकते हैं ना कि उसको लॉस पहुँचाएं।
तो पहले कंस्ट्रक्टिव फेज देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट कैटेगरी में आ गया कंस्ट्रक्टिव फेज, जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। बहुत सारे जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानें खोले गए। जैसे आप बाइकआउट करोगे, तो ऐसा तो है स्कूल्स का बोला गया कि स्कूल्स को बाइकआउट करना है, मतलब हमें ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए स्कूल्स में नहीं पढ़ना है। तो बच्चे तो ऐसे है नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, उन्हें तो पढ़ना ही होगा। तो उसके लिए जो है अब जो है स्वदेशी स्कूल खोले गए, मतलब राष्ट्रवादियों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा जो स्कूल्स खोले गए उसमें बच्चों को इनरोल कराओ, उसमें पढ़ाई कराओ। आगे है प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस गुड्स, और भारत के जितने भी उत्पाद हैं उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आज जैसे मेड इन इंडिया की बात कही जा रही है, ठीक उसी प्रकार जो है उस वक्त जो है इंडियंस गुड और इंडिजीनियस गुड्स को अधिक ही प्रोत्साहन दिया गया। पॉपुलराइजेशन ऑफ ई चरखा वगैरह का प्रोत्साहित किया गया। खादी कपड़ा वगैरह अधिक से अधिक पहनने की बात कही गई, जिससे कि भारतीय बुनकरों, हथकरघा मजदूरों को कार्य मिले और भारत का पैसा भारत में ही रहे। आगे है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वॉलंटियर कॉर्प्स, और जो भी वॉलंटियर्स कॉर्प्स वगैरह होते थे, स्वयंसेवी जो लोग होते थे, वह कांग्रेस से जुड़ रहे थे और संस्थानों से जुड़ रहे थे, ताकि वो राष्ट्र की आज़ादी में और इस असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दे सकें। अब आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव, दो फेज में, कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो इन द लेटर कैटेगरी फिगर आउट बाइकआउट ऑफ। अब डिस्ट्रक्टिव फेज में बाइकआउट मतलब छोड़ना, ठीक है, अब वहाँ नहीं जाना, अब उस चीज़ का परित्याग करना। तो लॉ कोर्ट, मतलब लॉ वगैरह जितने भी अधिवक्ता वकील वगैरह सब उसका त्याग कर देते थे। बच्चे ने स्कूल्स कॉलेज जाना बंद कर दिया। इलेक्शंस अगर होते भी थे तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है जी। आगे है ऑफिसर्स फंक्शन, जितने भी ऑफिसर्स वगैरह कर्मचारी वगैरह होते थे वो वहाँ जाना छोड़ दिए, वहाँ काम करना छोड़ दिए। ब्रिटिश गुड्स एज वेल एज द सरेंडर ऑफ द ऑनर्स टाइटल्स कन्फर्म्ड बाय द ब्रिटिश, और जो भी ब्रिटिश का सामान था, साजो सामान था, उसका सबका परित्याग कर, और जो टाइटल वगैरह होते थे, उपाधि वगैरह होती थी, उसका भी उन लोगों ने गांधी जी हो या जितने भी लीडर्स थे उस वक्त उन लोगों ने अंग्रेजों को वापस कर दिया, बोला हम इसका परित्याग करते हैं। तो मेन फेज ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का कुछ मेन फेजेस की बात करेंगे, तो आखिर कितने फेजेस में, तो 3 से 4 फेजेस हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द कैंपेन फॉर नॉन कॉर्पोरेशन एंड द बाइकआउट स्टार्टेड विद अ ग्रेट इंथुजियाज्म, मतलब एक बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही कह सकते हैं प्रोत्साहन के साथ, उत्साह के साथ, लोगों में बहुत ही जोश था। ठीक है, हाउ इज द जोश, तो हाई, तो बहुत ही जोश था। तो ग्रेट इंथुजियाज्म के साथ जो है 1921 में, सन 1921 ईस्वी में जो है इसका प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन। तो इन द फर्स्ट फेज, अब हम लोग पहला फेज के बारे में बात करेंगे, जो कि जनवरी से मार्च 1921 तक चलता है, जिसका कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एम्फेसिस था, बहुत ही जोर था, बहुत ही कह सकते हैं कि बाइकआउट करने का, चीज़ों को कैसे बाइकआउट करें, बाइकआउट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स एंड यूज ऑफ द चरखा। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है बहुत ही अधिक जोर दिया गया था। आगे है वाइड स्प्रेड स्टूडेंट अनरेस्ट, और इस पहले फेज में जो है स्टूडेंट्स का बहुत ही अधिक अनरेस्ट था, मतलब जितने भी स्टूडेंट थे सब लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, हड़ताल भूख हड़ताल जो भी हो, मतलब उपद्रव वगैरह, विद्यार्थी या फिर जो भी कहते हैं यंग जो युवा होते हैं, जो कह सकते हैं वो हॉट ब्लड होते हैं, ठीक है, खौलता हुआ खून, वो अंग्रेजों की जड़ें, जैसे भगत सिंह जैसा अगर मतलब सारे युवा होते तो 2 दिन में अंग्रेज को साफ कर देते, खैर वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ है वाइड स्प्रेड ऑफ स्टूडेंट के अंदर, वो जो कह सकते हैं ना कि नव युवक के अंदर नया जोश होता है, तो उस वक्त पहले स्टेज में बहुत ही अनरेस्ट था, मतलब हर जगह उतल फुतल हो रहा है। ठीक है, टॉप लॉयर्स वगैरह जो है, जितने बड़े बड़े अधिवक्ता थे, वकील वगैरह थे, जैसे CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गए, इन लोगों ने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी, जो कोर्ट वगैरह में जो प्रैक्टिस किया करते थे, उसका उन्होंने तितांजलि दे दी, उसका परित्याग कर दिया, उसको जाना छोड़ दिया। अब कोई भी भारत के कह सकते हैं कि ऐसे जो देशभक्त लोग थे, उन लोगों ने जो है कानून की जो है प्रक्रिया या कानून की प्रक्रिया में भाग लेना जो है बंद कर दिया, जो कि अंग्रेजों के शासन के अधीन था। अब आ जाते हैं दूसरी फेज के बारे में बात करेंगे, सेकेंड फेज, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1921। ठीक है जी, सेकेंड फेज प्रारंभ होता है अप्रैल से। ठीक है, पहला फेज चला जनवरी से मार्च, अब दूसरा फेज चलेगा अप्रैल 1921 से। ठीक है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ फॉर द तिलक स्वराज फंड। ठीक है, अब तिलक स्वराज फंड के लिए इसका जो इस सेकेंड फेज का उद्देश्य था कि हम 1 करोड़ फंड को जुटाएं, जिससे, और फंड का कहाँ यूज होगा, वो फंड का यूज होगा कि इनरोलिंग 1 करोड़ कांग्रेसी मेंबर्स, ताकि 1 करोड़ कांग्रेसी मेंबर्स को जोड़ना हो, मतलब मेंबरशिप बढ़ाना। कांग्रेस कमेटी को मेंबरशिप जब बढ़ेगा तभी तो वो गांव में, रूरल इंडिया में पर्कुलेट करेगा, देश के हर एक कोने में जो है कांग्रेस के कह सकते हैं मेंबर्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, जो कि राष्ट्र की आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए कार्य करेंगे। आगे है इंस्टॉलिंग 20 लाख चरखा, और 20 लाख से अधिक भी
चरखे की कह सकते हैं कि बहाली करना हो, इस्टेब्लिश करना हो, या उसकी स्थापना करना हो, या फिर मोर और लेस कहते हैं चरखा खरीदना हो या चरखा बनाना हो, जिसे आम जो है बुनकर्स वगैरह या फिर आम कांग्रेसी भी हो चरखा से बुनकर जो है अपना खादी का कपड़ा बना सकते हैं। इससे स्वराज रोजगार मिलेगा, स्व उद्योग पनपेगा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि भारत लोग स्वावलंबी बनेंगे और यह स्वराज की प्राप्ति में जो है बहुत बड़ा योगदान देगा। आगे अब आ जाते हैं तीसरा फेज, थर्ड फेज, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। अब यह जुलाई से प्रारंभ होता है। इसमें बहुत अधिक जो जवाब दिया गया वह है बाइकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स एंड बाइकॉट कमिंग विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, उस वक्त जो अंग्रेज के प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वो उनका जो है भारत में आगमन होने वाला था, जो उस पर बहुत ही पैसा खर्च करने वाले थे लोग, मतलब ब्रिटिश के लोग। तो उसका बाइकॉट करना है, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें उस अगर आए भी तो वहाँ काला झंडा दिखाना है, उसके खिलाफ नारे लगाने हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है बाइकॉट करना है और फॉरेन क्लॉथ्स की होलिका जलाना है। होलिका जलाने का मतलब, बाइकॉट करने का मतलब यही हुआ, होलिका जलाना। जितने भी मैनचेस्टर वगैरह की साड़ियाँ वगैरह हुई, या तो ब्रिटिश मेड्स जो गुड्स होते थे उसको जला देना है, उसे नहीं उसका उपयोग करना है, उसे उसका कह सकते हैं भारत के लोग अब उसे बेचें नहीं, खरीदें नहीं, जिससे कि अंग्रेज की अर्थव्यवस्था अपने ही आप धीरे धीरे चौपट हो जाएगी। तो फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन गुड्स का बाइकॉट जो है इस थर्ड फेज में बहुत अधिक पे स्ट्रेस दिया गया है। आगे है लास्ट फेज, चौथा फेज, अंतिम चरण में बिटवीन नवंबर 1921 नवंबर 1921 में शिफ्ट टुवर्ड रेडिकलिज्म। जैसे देखिए धीरे धीरे आम जनमानस की एक कह सकते हैं कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। अब जब धैर्य की सीमा आपे से या फिर एक सीमा से अधिक हो जाए तो वह बबल बनता है, और बबल बनने के बाद वो फटता है। तो उसी धैर्य की सीमा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अब जो लास्ट फेज आते आते, मतलब सुनिए, मार्च से मूवमेंट चल रहा हो, लगभग 6 से 7 महीना अधिक होने जा रहा है। अब धीरे धीरे जब अंतिम फेज में आया तो यह एक रेडिकल रूप लेने लगा, मतलब उग्र रूप लेने लगा। एकदम कह सकते हैं ना कि अब जो है अंग्रेजों को बस ना चले तो सब भगत सिंह बनने को तैयार थे कि अब उसको एकदम फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब या फिर फिलॉसफी ऑफ गन, जो भी कहे, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी, या सुभाष चंद्र बोस की जो फिलॉसफी थी, अब उस रंग में आने वाले थे। लेकिन गांधी जी तो भाई नॉन कॉर्पोरेशन और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस वाली फिलॉसफी पे बिलीव करते थे, तो इनके फिलॉसफी से वो डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो देखिए एक इंसिडेंट क्या घटती है। तो इस जो है पीपल ऑन द वर्ज ऑफ रिवॉल्ट, पीपल जो है एकदम रिवॉल्ट और क्रांति के, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, तो किस प्रकार से एकदम तलवारें लेकर, जिसका जो उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई की तरफ कूद पड़े, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक उसी प्रकार जो लोग जो है अब एकदम लड़ने और मारने मरने पर उतारू होने वाले, मतलब एक धैर्य की सीमा अब समाप्त होने वाली थी। तो गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नो रेवेन्यू कैंपेन एट बरदोली। एक बरदोली मूवमेंट भी आता है, आगे हम लोग कभी पढ़ने को मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो गांधी जी जो है, बरदोली एक प्लेसेस है, मतलब एक जगह है, ठीक है, वहाँ से नो रेवेन्यू कैंपेन, मतलब कोई कर ना दे, इसका एक आंदोलन, इसका एक कैंपेन चलाने वाले थे कि हर चीज़ में सरकार जो है, उस वक्त ब्रिटिश सरकार, आज भी टैक्स लगता है, हर चीज़ में उस वक्त भी टैक्स लगता था। जैसे नमक हो गया, कोई खाद्य पदार्थ हो गया, पहनने की साड़ी, कपड़े, मकान, हर चीज़ में कर की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो उस वक्त भी अंग्रेज जो है कर लेते थे। लेकिन अभी के सरकार में, भविष्य के सरकार और अंग्रेज के सरकार में क्या अंतर था? अंतर यही था कि अभी का टैक्स जो है वो हमारे ऊपर ही खर्च होता है, मतलब जो सरकार टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसका रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है। लेकिन उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट किए जा रहे थे, वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो सारा का सारा पैसा इंग्लैंड चला जाता था। भारत के आम लोगों पर कोई उसका खर्च नहीं किया जाता था, कोई उस धन का व्यय नहीं किया जाता था। तो इससे आम लोगों को फायदा नहीं होता था और इसमें भारत के लोगों को और अधिक तकलीफ होती थी। दूसरे नंबर है कि अंग्रेज जो है एग्जॉर्बिटेंट कह सकते हैं ना कि वे में टैक्स कलेक्ट करते थे, हाई मात्रा था। अभी भी टैक्स लगता है लेकिन लो लेवल पे लगता है, कम मात्रा में लगता है। उस वक्त का जो टैक्स कलेक्शन होता था बहुत ही अधिक मात्रा में लिया जाता था। तो गांधी जी जो डिसाइड करने वाले थे, एक बरदोली से एक नो रेवेन्यू कैंपेन, मतलब हम सरकार को टैक्स और कर नहीं देंगे, ठीक है, रेवेन्यू नहीं देंगे, ठीक है, लगान फिल्म देखेंगे उसमें वही लगान नहीं देंगे। एंड ऑल्सो ए मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड एसोसिएशन, ताकि आम लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की आज़ादी और संगठित होने, एसोसिएशन मतलब ऑर्गेनाइज होने की स्वतंत्रता के बारे में जो है एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोटा सा ही बरदोली की जगह पे प्रारंभ करने वाले थे। लेकिन वहाँ इंसिडेंट क्या घट जाती है, बट द अटैक ऑन अ पुलिस
स्टेशन बाय एंग्री पीजेंट एट चौरा चौरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बरदोली में तो वो प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन उसी समय चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां योगी जी की कह सकते हैं कंस्टिट्यूंसी है, या फिर जहां गोरखनाथ मठ है जहां से योगी जी आते हैं, वहां पे चौरा चौरी में एक लोकल पुलिस स्टेशन पे एक इंसिडेंट घट जाती है। जैसे आम लोग जा रहे थे, मतलब प्रोसेशन वगैरह होते हैं ना, करते हैं झंडा लेकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर अंग्रेज जो भी हो मुर्दाबाद जो भी उस वक्त, या फिर इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते जा रहे थे। तो उस वक्त पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर दिया उस सामान्य और पीसफुल लोगों पर। ठीक है, तो अब है कि पीसफुल लोगों पर लाठी चार्ज किया, तो उस वक्त जो है लोग, मैं पहले ही बताया कि प्रीवियस में हम देखें कि वर्ज ऑन द ऑफ रिवॉल्ट, आम लोगों का तो ऐसे भी अब कह सकते हैं धैर्य जवाब दे रहा था, वो एकदम उबाल पर थे कि कितना जल्दी हो सके अंग्रेजों को भगाएं, अंग्रेजों को भारत से मुक्त कराएं। ठीक है, तो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराएं। तो किस प्रकार जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में यह इंसिडेंट घटती है। तो जैसे ही पीसफुल लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई पुलिस के द्वारा, तो गुस्साए लोग ने, गुस्साई भीड़ ने भी मसाल जलाकर चल ही रहे थे, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया। इसमें कई एक पुलिस वालों की इस दुर्घटना में, या फिर कह सकते हैं कि इस लड़ाई में वो मारे जाते हैं, और भारत के लोगों ने उसे एक बार में ही स्वर्ग पहुंचा दिया। खैर, भारत के वीर लोगों ने, वीर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले उस वक्त के यूपी के महान लोगों ने, गोरखपुर के महान तेजस्वी और कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्रेमी लोगों ने वो बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन ये गांधी जी की फिलॉसफी के अगेंस्ट था, मतलब गांधी जी नॉन वायलेंस सत्याग्रह वाले फिलॉसफी पे चलने वाले थे, लोग थे। तो इस इंसिडेंट जो है गांधी जी को शॉक्ड किया, मतलब शॉक्ड मतलब झटका लगना, तो करंट लगता है तो उसे शॉक कहा जाता है। तो उन्हें झटका लगता है और वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते, उसे वो वापस ले लेते हैं एक घटना के कारण, क्योंकि ये घटना जो है अब एक रिवॉल्ट के तौर पर, एक विद्रोह का रूप लेने जा रही थी, एक रेडिकलाइजेशन हो रहा था इस मूवमेंट का। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, कितने 3-4 स्टेज हम लोगों ने पढ़ा, और फिर किस प्रकार से जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कह सकते हैं कि विड्रॉ किया गया। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या पीपुल रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट, और आम लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा इस मूवमेंट को लेकर। पीपुल रिस्पॉन्स मतलब आम जो जनमानस नागरिक थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थे इस रिवॉल्ट को लेकर, इस मूवमेंट को लेकर, और किन किन लोगों ने इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, किन का क्या उद्देश्य था, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट इन द इनिशियल स्टेज केम फ्रॉम द मिडिल क्लास। जो प्रारंभिक तौर, जब मतलब यह धीरे धीरे जब कह सकते हैं ना कि यह जब प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुआ, तो उस वक्त जो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, वो एक लीडरशिप मूवमेंट में उभर कर आए। ठीक है, जो भी मध्यम मार्गी जो लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी और वो भारत से भी प्रेम करते थे, वो एक इनिशियल स्टेज पे जो है एक लीडरशिप रोल तो हर जगह पे जो है अपना एक आंदोलन वो चलाए, और अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन कह सकते हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। इन द प्लेसेस लाइक द कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास विच वर द सेंटर ऑफ द इलाइट पॉलिटिशियंस, द रिस्पॉन्स ऑफ द गांधी मूवमेंट वॉज वेरी लिमिटेड। ठीक है, जो इलाइट पॉलिटिशियंस होते थे, जो मुख्य केंद्र हुआ था राजनीति का, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास वगैरह हो गया, जहां गांधी जी का मूवमेंट का रिस्पांस थोड़ा मिनिमम था, बिकॉज वहां के जो सामान्य और कह सकते हैं जो लोकल लीडर्स थे वो अपने प्रभुत्व में थे, और बहुत लोग इसके शुरू में ही हम लोगों ने बताया कि इसमें विपक्ष में भी लोग थे, बहुत लोग अपोज भी कर रहे थे। और दूसरी बात है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में अंग्रेजों का कह सकते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। तो इस वक्त से इसलिए भी, इस लहजे से भी वहाँ कोई भी चीज़ प्रारंभ करना अपने आप को कह सकते हैं ना कि अंग्रेजों को खुली चुनौती देने के समकक्ष था। तो इस वक्त इस चीज़ों से भी लेकर जो वैसे सेंटर या फिर वैसे जगह जहाँ अंग्रेज अभी उतने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं था, वहाँ बहुत ही अधिक बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। आगे कॉल फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, सरेंडरिंग टाइटल्स एक्सेट्रा वाज नॉट वेरी इनकरेजिंग। देखिए, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, सरेंडरिंग टाइटल्स वगैरह वो इतना इनकरेजिंग नहीं था, क्योंकि बहुत लोग जो है सर्विस तो आज मान लेते हो कुछ दिनों के लिए छोड़ लिया, 10-15 दिन या फिर 1 महीना 2 महीने के लिए, फिर जाके सर्विस ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनकी भी एक समस्या थी, उनको घर चलाना था, ये वो जो भी हो,
पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है। आज भी लोग देखो, नेता वगैरह या फिर जितने भी लोग थे, कई लोग आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितने घुसखोर हैं, कितने करप्ट हैं, अपने कह सकते हैं ना एक सीट जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। ठीक है, तो उस वक्त भी अपनी महत्वाकांक्षा, राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं से ऊपर रखा गया था। तो बहुत लोग ऐसे थे जो कि सरेंडर नहीं कर रहे थे अपने टाइटल्स को, या फिर अपनी जॉब से रिजाइन नहीं दे रहे थे। ठीक है, स्वार्थी लोग कह सकते हैं। आगे है, इकोनॉमिक बाइकॉट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बिजनेस ग्रुप। लेकिन जो इंडियन बिजनेस ग्रुप था वह उन्होंने आर्थिक बहिष्कार को बढ़ चढ़कर उसमें समर्थन दिया। वह इसलिए क्योंकि अगर ब्रिटिश का गुड्स भारत में बिकना बंद हो जाए तो भारत के द्वारा, भारत के बिजनेसमैन के द्वारा या भारत के मैन्युफैक्चर गुड्स भारत में और अधिक मात्रा में बिकेगा, जिससे कि भारत के बिजनेसमैन को फायदा होगा, भारत के लोगों को फायदा होगा और भारत का पैसा फिर भारत में ही रहे। ठीक है, तो ये जो है इसको लेकर आर्थिक बहिष्कार में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह जो है बहुत इससे बेनिफिट भी हुई, बहुत इससे मुनाफा कमाई, बहुत इसमें लोग बढ़ चढ़ कर अब भारत के खादी कपड़ा वगैरह और खादी उद्योग वगैरह इस्टेब्लिश करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ स्वदेशी, आज भी कहते हैं ना बात, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का यूज करें, लोकल फॉर वोकल, मतलब मोदी जी देखो कैसे कैसे नारा दे रहे हैं। तो ये चीज उस वक्त भी चला। तो बिग बिजनेसेस रिमेन क्रिटिकल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। लेकिन जो बिग बिजनेसमैन थे वो भी थोड़ी बहुत अभी इसमें संदेहास्पद था इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर, बिकॉज उन्हें भय सता रहा था कहीं उनके मिल में काम करने वाले कर्मचारी, कहीं उनके वर्कर्स, कहीं उनके पिजेंट्स जो है इस असहयोग आंदोलन के कारण जो है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के कारण जो है कहीं उसी के ऊपर ना भड़क जाए। तो जैसे बिग बिजनेसमैन है इस चीज़ को लेकर उनमें आशंकित थे, उनमें भयभीत थे। ठीक है, और बहुत जगह ऐसा हुआ, बहुत जगह ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो भी कह सकते हैं ना कि मनी लैंडर्स के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ जो है आम लोग, किसान वगैरह लोग, लैंडलेस जो फार्मर वगैरह थे उनके विपरीत जाकर उनका घर जलाना या फिर उनके खिलाफ खड़े होना, रिकॉर्ड्स को जलाना, बहुत जगह ऐसी घटना भी घटी, बिकॉज इट्स एन ऑल्सो नेचर ऑफ ऑप्रेसिव क्लास। ठीक है, अभी भी देखोगे कि आप इस भारत देश की आज़ादी के बाद कितने पॉलिटिशियंस, एक सामान्य सा विधायक और एमपी बन जाने के बाद लोग मतलब करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ से आता है। और सिंपल सी बात है कि यह एक पैसा जो है वो करप्शन के माध्यम से ही आता होगा, आम लोगों का ही पैसा होता होगा जो कि अपने स्वार्थ के लिए खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज भी लोग जो है एक प्रकार की भले वह देखने और कह सकते हैं कि चेहरे से और कपड़ों से, लिबास से वो भारतीय लगे, लेकिन उनके जो रंग ढंग है, उनके जो व्यक्तित्व है और उनका जो कह सकते हैं ना कि रहन सहन है, वो तमाम चीज़ें जो है एक अंग्रेजी सभ्यता की देन है, या एक प्रकार से वो इंडियन ब्रिटिश है, वो एक इंडियन ब्रिटिश है जो कि ब्रिटिश के तरह ही भारत के आम लोगों का शोषण करते हैं। तो इलाइट पॉलिटिशियंस कंपैरेटिव न्यू कमर्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब आइए यहाँ देखते हैं कि जो भी इलाइट पॉलिटिशियंस थे कंपेरेटिव टू न्यू कमर्स, नए हर जगह जो है नए राजनीतिज्ञ आते रहते हैं राजनीति में। तो जो नए पॉलिटिशियंस थे उनको एक अवसर मिला, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया इस गांधीयन मूवमेंट और यह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने, कि किस प्रकार से वो अपनी बातों को लोगों के समक्ष रख सकें और एक पॉलिटिकल ग्राउंड क्रिएट करके दिया, एक कल्टिवेटेड ग्राउंड क्रिएट करके दिया जिसमें कि समाज में वो अपने पैर को, राजनीति में अपने पैर को जमा सके। आगे लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद बिहार के और भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यह गुजरात से थे। तो इन तमाम लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट किया, गांधी जी का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया और नॉन कॉर्पोरेशन एज ए वायबल, ठीक है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव टू वायलेंस इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये कह सकते हैं कि एक असहयोग आंदोलन एक ऐसा वेपन्स के तौर पर और एक ऐसा पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर उभरा जो कि जो वायलेंस मेथड था उससे हटकर हम अंग्रेजों का कैसे विरोध कर सकते हैं। देखिए दो मेथड चला, एक वायलेंट इन नेचर था जो कि बंदूक की नोक पर जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस वाले फिलॉसफी पर काम करते थे, और एक जो था कि मतलब नॉन कॉर्पोरेशन जो कांग्रेसी वगैरह लोग क्या करते थे कि किस प्रकार से हम पिटीशन के जरिए, किस प्रकार से हम असहयोग आंदोलन के जरिए जो है अंग्रेजों का सामना कर सकें, अंग्रेजों का विरोध कर सकें। सबका अपना अपना तरीका है, जो यंग होते हैं, जो जोश होते हैं, जिनमें जोश होता है वो अंग्रेजों से डायरेक्ट लोहा लिया, ठीक है, और वीर गति को प्राप्त किया। आज भी कह सकते हैं कि जितने महात्मा गांधी पॉपुलर है उससे कम भगत सिंह पॉपुलर नहीं है। आज भी लोगों के जुबान में आप बच्चे स्कूल में पूछ ले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तो कह सकते हैं ना कि इनके नाम लेने के साथ ही आम लोगों में या फिर बच्चे के कह सकते हैं रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, जोश से भर जाते हैं।
तो ये सबका अपना अपना एक योगदान है, सबका अपना अपना कह सकते हैं मातृभूमि की सेवा में, माता की सेवा में अपने आप का सर्वस्व कह सकते हैं ना कि बलि चढ़ा देना और बलिदान हो जाना, यही एक राष्ट्र प्रेमी का कर्तव्य भी है और माता के प्रति उनकी निष्ठा भी, माँ भारती के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा भी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ा। आ गया स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारे विद्यार्थी जो है गवर्नमेंट स्कूल्स का परित्याग कर दिए एंड ज्वाइन नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और जो राष्ट्रीय स्कूल्स हैं कॉलेजेज हैं उनको उन्होंने ज्वाइन किया। जैसे कुछ स्कूल्स खोले गए थे, यूनिवर्सिटी खोले गए थे, वो काशी विद्यापीठ हो गया, दिगुजात विद्यापीठ हो गया, इन तमाम जो है स्कूल्स वगैरह जो है वह अंग्रेजों के खिलाफ में और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी स्कूल्स को शामिल करने के लिए, विश्वविद्यालय शामिल करने के लिए इसकी स्थापना की गई। जैसे अब अंग्रेज के स्कूल से विद्यार्थी निकल रहे हैं तो भाई कहीं तो वो पढ़ेंगे, उसे शिक्षित तो नहीं रखना ना, तो शिक्षित करने के लिए भारत के लोग, भारत के स्वतंत्रता जितने भी संग्राम वाले लोग थे और कह सकते हैं ना कि स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्होंने शिक्षा को भी ऐसे एज ए वेपन्स के रूप में देखा कि किस प्रकार से हम भारतीयों को अपने जो है भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की शैक्षणिक पद्धति के अनुसार जो है उसे शिक्षित करें। स्टूडेंट बिकम एक्टिव वॉलंटियर्स ऑफ द मूवमेंट, और स्टूडेंट जो है आने वाले भविष्य के निर्माता है और वह जो एक्टिव वॉलंटियर्स होंगे इस मूवमेंट का और आने वाले समय में स्वतंत्रता संग्राम का। तो वुमेन के वह पुराण, और वुमेन्स के बारे में कहा जाता है कि वुमेन्स ने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया। तो वुमेन्स जो है अपनी पुराद की जो एक प्रथा थी, मतलब घूंघट वगैरह की प्रथा थी, उसका परित्याग किया, उसे छोड़ा, कुछ हद तक ऊपर उठाया एंड ऑफर दैट ज्वेलरी टू द तिलक फंड, और अपनी ज्वेलरी, अपने गहने जो है तिलक फंड, जो 1 करोड़ संग्रह करने वाले फंड की बात कही जा रही थी, वहाँ उन लोगों ने जो है अपनी ज्वेलरी तक उतार कर दे दिया, इतना राष्ट्र प्रेम था। ठीक है, वुमेन्स अपने राष्ट्र के प्रति जताती हैं। ठीक है, तो दे ज्वाइन द मूवमेंट इन अ लार्ज मेंबर्स एंड टुक एक्टिव पार्ट इन पिकेटिंग बिफोर द शॉप सेलिंग फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर। देखिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और वो पिकेटिंग वगैरह करती थी। मतलब अगर कहीं विदेशी शराब बिक रहा, आज भी गांव वगैरह में देखिए शराब वगैरह बिकता है तो महिलाएं लठ लेकर खड़ा हो जाती हैं। फिर फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह हो जाए, जो विदेशी मैनचेस्टर की साड़ियाँ वगैरह थी, उसका उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। तो शराब या फिर समाज में जो है जो कुरीतियाँ फैली थी उसके विरुद्ध लोगों ने भी बढ़ चढ़कर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के माध्यम से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे है लैंडमार्क ऑफ मूवमेंट वाज द मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द वर्कर इन इट। ठीक है, तो पीजेंट्स और वर्कर जो आम लोग थे, जो गरीब किसान थे, उन लोगों ने भी कह सकते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस मूवमेंट टू एक्सप्रेस देयर रियल फीलिंग्स। और इस आंदोलन के माध्यम से वो कह सकते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी पाया, एक अवसर पाया, जिससे वो अपने मनोभाव को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को आम लोगों के पास या जनमानस के पास रख सकें कि भाई हमें किसान है, हमारी क्या इच्छा है, हमें कौन कौन प्रताड़ित करता है या हमें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, हमारा उत्पीड़न कैसे होता है, या कैसे हटाया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है किसान लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए। आगे कांग्रेस लीडरशिप अगेंस्ट क्लास वॉर, लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उस समय में वह क्लास वॉर के अगेंस्ट थी। अगेंस्ट कहने का मतलब है कि वह कोई ऐसे समाज में या क्लास में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी कि आपस में ही लोग मतलब भारतीय ही आपस में विद्रोह करने लगे या लड़ने लगे। ठीक है जी, तो मासेस ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, लेकिन जो आम लोग था यह रेसिस्टेंट को ब्रोक किया और रूरल इंडिया में कई जगह जो है जैसे जमींदार वगैरह जो अंग्रेज के एजेंट हुआ करते थे, उनके पास कह सकते हैं कई 100 एकड़ की ज़मीनें हुआ करती थी। तो उस ज़मीनों का क्या होता था कि अंग्रेज में जो लैंडलेस फार्मर थे उनसे उस पर काम कराया जाता था, सारा फसल जो है जमींदार वगैरह ले लिया करता था। ठीक है, तो इस माध्यम से उन पर फिर मनी लैंडर्स वगैरह जो होते थे जो कर्ज दिया करते थे, बहुत ही उसका जो कह सकते हैं ना इंटरेस्ट होता था बहुत ही अधिक होता था। तो रूरल एरिया में जो है इसको लेकर बहुत ही विद्रोह हुआ और बहुत लोग जो है बहुत आम जो किसान थे, आम जो वर्कर्स थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ के साथ साथ जो लोकल जो जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, उसके भी रिकॉर्ड्स जलाने लगे, उसके घर पर अटैक करने लगे। ठीक है, और जो लोकल लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर वगैरह थे उस पर भी आक्रमण उन्होंने किया। वो इसलिए किया क्योंकि यह अंग्रेज के समकक्ष जो है उसके उत्पीड़न में, उसके अत्याचार में और कह सकते हैं कि एग्जॉर्बिटेंट वे में जो टैक्स और रेवेन्यू और लगान जो कलेक्ट किया जाता था उसमें शामिल हुआ करते थे, इसलिए यह भी समानांतर दंड के अपराधी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, या क्लास में अगर आप पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। तो आज हम लोगों ने जान ही लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, ये कैसे प्रारंभ हुआ,
खिलाफत आंदोलन के बाद या किस प्रकार से महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और एक मास लेवल पे मूवमेंट को कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए कांग्रेस का शामिल होना बहुत जरूरी है। कितने प्रयत्नों के बाद फिर वह इस कांग्रेस को इसमें अपने प्रस्तावना को पारित कराने में सक्षम सिद्ध होते हैं और कांग्रेस को इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किस प्रकार से इसके कितने स्टेजेस था उसके बारे में देखा, किस प्रकार से जो है इसमें वुमेन्स ने, स्टूडेंट्स ने, पीजेंट्स ने, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यह एक मास मूवमेंट के तौर पे उभरा और भारत की आज़ादी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हिस्टोरिकल पॉइंट है, जहाँ से भारत की स्वतंत्रता संग्राम की राजनीति जो है अपना एक रुख अख्तियार करती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।